नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को फिर से एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि आपको बताए थे 3-4 महीना पहले कि सभी एम्स में वैकेंसी आएगी, उसी तरह सभी एम्स में वैकेंसी आ भी रही है। 2-3 दिन पहले आपको वीडियो दिए थे, उसमें एम्स नागपुर के बारे में बताए थे, एम्स कल्याणी के बारे में बताए थे कि कितना कितना वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए आई है। और आज जो बताने वाले हैं वो एम्स भोपाल के बारे में बताने वाले हैं। तो जो दोस्त लोग एमपी से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस आया है। जो भी एमपी के नियर बाय स्टेट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। अब आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ एमपी वाले, राजस्थान वाले और यूपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं सभी स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकली है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों चलिए आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स में बताते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना वैकेंसी है, इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स करिएगा, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और कितना कितना सीट किस किस पोस्ट में है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें टोटल 12 टाइप के पोस्ट निकला है और अच्छा खासा पोस्ट भी है। यदि आप लोग चाहते हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, ये एलडीसी यानी कि जैसे आप जैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट है एलडीसी में वो 32 पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है, अच्छा खासा पोस्ट है। आपके लिए चांस अच्छा रहेगा यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो। ओके दोस्तों, इस 32 वैकेंसी में 13 यूआर के लिए, 9 ओबीसी के लिए, 5 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है और इसमें से एक दिव्यांग कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं है। इसके अलावा यदि आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर में टोटल 34 पोस्ट है, जिसमें से यूआर के लिए 14, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व है। इसमें से एक दिव्यांग कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ओके, तो ये आपका एलडीसी और स्टेनोग्राफर का हो गया। और इसके अलावा यदि आप लोग चाहते हैं तो यूडीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसे एसएसए भी कहा जाता है। तो इसमें तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ओनली 2 वैकेंसी ही है जो कि यूआर कैटेगरी में है। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से भी आते हैं तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके अलावा यदि आप लोग चाहें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 2 वैकेंसी है और दोनों का दोनों यूआर में है। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि स्टोर में आपका एक्सपीरियंस है तो स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा पोस्ट इसमें है, टोटल 85 पोस्ट है, जिसमें से 35 यूआर के लिए, 23 ओबीसी के लिए, 13 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए और 8 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। इसमें से 3 वैकेंसी दिव्यांग कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ओके, तो दोस्तों ये आपका वैकेंसी का चार्ट रहा कि किस किस पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है, तो आप लोग देख लें। और इसके अलावा भी जो सब पोस्ट है यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा, वो कॉमन एग्ज़ाम होगा। ओके, आपका एग्ज़ाम एक ही होगा, लेकिन यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो उस हिसाब से अलग अलग पोस्ट का मेरिट बनाया जाएगा। ओके, हाँ, तो सभी पोस्ट के लिए सिलेबस भी सेम है, अलग अलग पोस्ट वाइज एग्जाम नहीं होगा। सभी पोस्ट के लिए सिलेबस भी सेम और एग्जाम भी एक ही कंडक्ट करवाया जाएगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है और एज लिमिट क्या रखा गया है। तो दोस्तों आइए आपको एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि एलडीसी के लिए क्या मांगा जा रहा है, यानी कि जैसे के लिए। तो एलडीसी के लिए दोस्तों ओनली 12th पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए 35 का इंग्लिश में या फिर 30 का हिंदी में। आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों वो 18 से 30 साल रखी गई है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आप 33 ईयर्स के भी हैं तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। आप यदि 35 ईयर्स के हैं तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं स्टेनोग्राफर के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टेनोग्राफर के लिए भी ओनली 12th पास रखा गया है और आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में जिसमें भी शॉर्ट हैंड आती है आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों वो 18 से 27 साल स्टेनोग्राफर में रखी गई है। आप यदि ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का एज में छूट मिलेगा, यानी कि आप 30 साल के हैं तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। आप
32 ईयर्स के हैं तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों। यदि आप लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है 10th पास है, 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद यदि आप लोग जूनियर वार्डन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा आप लोग डिसेशन हॉल अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 12th पास होना चाहिए और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं अपर डिवीजन क्लर्क का यानी कि SSA का। तो SSA के लिए दोस्तों ग्रेजुएट मांगा जा रहा है और आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और स्किल टेस्ट जैसा कि LDC में था उसी तरह का स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपको 35 का टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में या फिर 30 का टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए, तब आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 30 साल रखी गई है। तो आप लोग देख लें कि आप इसका अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप लोग 12th पास हैं और एक अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका है तो आप LDC के लिए यानी कि जैसे के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करें। यदि आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप स्टेनोग्राफर के लिए जरूर अप्लाई करें। स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका आया है। ओके। और दोस्तों अब आइए आपको दिखाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या मांगा जा रहा है। इसके लिए भी ओनली 12th पास मांगा जा रहा है और आपको 8000 पर आवर डाटा एंट्री का स्पीड होना चाहिए, यानी कि की डिप्रेशन होना चाहिए, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। तो आप लोग देख लें कि आप इसका अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। और इसके अलावा यदि आप लोग जूनियर स्किल स्टेनो स्पेशल हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए, हिंदी में शॉर्ट हैंड आती है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए एज लिमिट 21 से 30 साल रखी गई है। ओके। और अब देख लें दोस्तों, यदि आप लोग सिक्योरिटी कम फायर जमादार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर कम क्लर्क में अच्छा खासा वैकेंसी है। यदि आप लोग ग्रेजुएट हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है स्टोर में तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। मिनिमम कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, मैक्सिमम इसमें 30 ईयर्स रखा गया। ओके। तो आप लोग देख लें कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। और अब आइए दोस्तों आपको बता देते हैं कि अप्लाई करने में कितना फी लगेगा और आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एप्लीकेशन फी का डिटेल्स है। यदि आप जनरल से हैं, OBC से हैं और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1200 फीस देना पड़ेगा। आप यदि SC ST और दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा फ़ी का डिटेल्स रहा, आप लोग देख लिए। यदि आप लोग चाह रहे हैं इसका अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं। और अब आइए आपको बताते हैं कि क्या आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखें आप लोग 5 नंबर पॉइंट पे कि कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंसेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड विल बी रिक्वायर्ड टू पे सेपरेट एप्लीकेशन फी फॉर ईच पोस्ट इन द ऑनलाइन डिजिटल मोड ओनली। तो दोस्तों कहने का अर्थ यही है कि आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जब अप्लाई करेंगे उसी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप जितना पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उतना गुना आप फी में कर लीजिएगा। आप यदि जनरल से होंगे तो आपको पर पोस्ट का 1200 लगेगा। आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2400 आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको अलग अलग अप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है। सेम एप्लीकेशन में आप प्रेफरेंस दे दीजिएगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं। और जैसा कि आपको बताया एग्जाम भी एक ही होगा, एक ही एग्जाम में उसी स्कोर पे अलग अलग मेरिट बनाया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन फी की बात, 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है और उसके बाद आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इसका इम्पोर्टेंट डेट है। इसका जो अप्लाई स्टार्ट होगा वो 6 अक्टूबर से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट 30 अक्टूबर रखा गया है। तो आप लोग देख लिए कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है। और जहाँ तक रही कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है CBT, तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में हो सकता है। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग इसका प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम में क्या सब पूछा जाएगा। आइए आपको डिटेल्स में बता देते हैं। दोस्तों जो आपका CBT होगा उसका सिलेबस का डिटेल्स है, तो आप लोग अच्छे से देख लें कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका जो स्कोर होगा वो 100 नंबर का होगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लें कि इस 100 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इस 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, वो GK से पूछा जाएगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन 10 नंबर का इंग्लिश से पूछा जाएगा।
उसके बाद 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, वो मैथ से पूछा जाएगा और मैथ में ओनली अरिथमेटिक रखा गया है, एडवांस से नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग सिर्फ अरिथमेटिक को देखेंगे। और उसके बाद आप लोग देखें 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रीजनिंग से पूछा जाएगा। और इसके बाद आप लोग देखें 10 क्वेश्चन 10 नंबर का कंप्यूटर से पूछा जाएगा। और 10 क्वेश्चन 10 नंबर का कुछ रूल और रेगुलेशन से पूछा जाएगा। इसमें 2 टॉपिक रखा गया है, CCS कंडक्ट रूल 1964 से और CCS लीव रूल 1972 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका 90 क्वेश्चन ये जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं उससे रहेगा और 10 क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल से रहेगा। इसका मात्रा बहुत ही कम रखा गया है। यदि आपको नहीं भी पता होगा, यदि आपको रूल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस 90 क्वेश्चन पे फोकस करें, आप इसमें अच्छा खासा स्कोर ला लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो LDC UDC जो निकाला गया है इसमें सब फ्रेशर अप्लाई करेंगे। रूल और रेगुलेशन के बारे में बहुत कम को पता होगा और इसका जब एग्जाम होगा तो आपको भी हम 2-3 वीडियो दे देंगे जो आप अच्छे से देख लेना। आपको 4-5 क्वेश्चन तो आराम से पकड़ा जाएगा और टेलीग्राम में आपको क्वेश्चन का PDF दे देंगे। इस दोनों टॉपिक पे आप देख के जाना, आपको 4-5 क्वेश्चन आसानी से पकड़ा जाएगा। ओके, तो आप इसका टेंशन ना लें, आप इस 90 क्वेश्चन पे फोकस करें। और आप यदि LDC के लिए स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें, अच्छा चांस आपके लिए है। और अब बात रही कि इसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा। ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें टाइम कितना दिया जाएगा, तो आइए आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लें, टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा। जो टाइमिंग रहेगा वो 90 मिनट का टाइम रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा इसके बारे में अभी इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो भोपाल में होना तो फिक्स है ही, और ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो और अन्य शहरों में भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है, दूसरे स्टेट में भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग अप्लाई करें। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में यदि कोई डिटेल्स आती है तो आपको बता दिया जाएगा। तो आपको मोटा मोटी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा तो उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी दे देंगे और कम्युनिटी पोस्ट भी कर देंगे, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप GK GS का, कंप्यूटर का, हिंदी का, करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।